हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग के बारे में। जैसा कि आपको पता है, कल की क्लास में मैंने आपको टीचिंग क्या होता है, इसके साथ साथ इसका नेचर कैसा है, वेरिएबल क्या है और इसके एम्स क्या हैं, वो सारा मैं आपको कल की क्लास में पढ़ा चुकी थी। ये क्लास आप चाहे किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखना, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी शिक्षण के उद्देश्य। वैसे कल मैंने आपको बहुत बेसिक फॉर्म में जो आपके टीचिंग के एम्स है वो एक्सप्लेन कर दिए थे कि टीचिंग जो है वो बच्चों के ग्रो करने में हेल्प करती है, डेवलप करने में हेल्प करती है, बच्चों को उनकी रियल लाइफ से जोड़ने में काम करती है। तो ये सारा मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा चुकी थी। जैसे नेचर क्या है ये सारा मैं बता चुकी हूँ आपको। जैसे आर्ट है, साइंस है, डायनामिक है, रिफ्लेक्टिव होती है टीचिंग, वो सब हम पढ़ चुके थे। और ऐसी मुझे उम्मीद है कि आपने वो क्लास जो मैंने आपको कल कराई थी वो देख ली होंगी। अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखी है तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। वहां पर हम 7 to 8 क्लासेस पढ़ चुके हैं। तो आज जो हमारा मेन जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा ऑब्जेक्टिव एंड एम ऑफ टीचिंग, ठीक है। इसमें हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। इसमें हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर हम 2 साइकोलॉजिस्ट को पढ़ने वाले हैं, जिसमें से एक होंगी ब्लूम की टेक्सोनोमी एंड अदर होगी गैग्ने की थ्योरी, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। ब्लूम टेक्सोनोमी और इसके साथ साथ गैग्ने की थ्योरी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत सिंपल से एम होते हैं, वो आप बहुत आसानी से टिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने टीचिंग से रिलेटेड काम किया था, तो हमें इनको पढ़ लेना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर लिखा है डिस्क्राइब। टीचिंग क्या होता है, ये क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है इन इंटेंडेड रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन रदर देन द प्रोसेस ऑफ इट। यानी कि हमारे उद्देश्य जो है वो क्या बताते हैं, इंटेंडेड रिजल्ट को बताते हैं। इसे प्रोसेस ना मानकर एक एंडिंग रिजल्ट माना जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या देखा जाता है, आपका जो एंडिंग रिजल्ट है वो कैसा है, क्या है। इंटेंडेड रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें मैंने लिखा है जो हमने पहले से सोच रखा है, यानी कि आप कोई भी काम करते हैं, आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं उसका एक एंडिंग रिजल्ट होगा। उसे ही हम किसके नाम से जानते हैं, इंटेंडेड रिजल्ट के नाम से जानते हैं। इसको एक प्रोसेस ना मानकर इंटेंडेड रिजल्ट के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, इसका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। मतलब जैसे यहाँ पर मैंने एक बहुत सिंपल फॉर्म में एक एग्जांपल लिख दिया था ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। जैसे आप ये क्लास देख रहे हैं, क्लास देखने के बाद में आपको इसकी क्या आउटपुट मिलने वाली है या इसका क्या एंडिंग रिजल्ट मिलने वाला है, वही क्या है आपका एक इंटेंडेड रिजल्ट हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक आ गया समझ में। तो यहां पर मैंने आपको एक डेफिनेशन के थ्रू बताया है, जिसमें लिखा गया है जो टीचिंग है वो क्या करती है, डिस्क्राइब करती है इन इंटेंडेड रिजल्ट को। बल्कि ये प्रोसेस ना मानकर क्या माना जाता है, इसे एक इंटेंडेड रिजल्ट माना जाता है। इंटेंडेड रिजल्ट वो होते हैं जिसे हम एक एंडिंग प्रोसेस के रूप में देखते हैं, एंडिंग रिजल्ट के रूप में देखते हैं, किसका एंडिंग रिजल्ट क्या रहने वाला है। अब यहाँ पर मैंने ब्लूम टेक्सोनोमी लिखा है। ब्लूम की टेक्सोनोमी के अनुसार जो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव है वो क्या क्या है। वैसे मैंने ब्लूम की टेक्सोनोमी और भी लिखी है, बट यहाँ पर अभी मैं इसको इतना ही एक्सप्लेन करूंगी और यहाँ पर सारा का सारा मैंने लिख दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सारा पढ़ने के बाद में अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। और ब्लूम की टेक्सोनोमी एक ऐसी थ्योरी भी होती है, इसको अगर हम अलग से भी पढ़ते हैं तो वो हमारे सभी टीचिंग एग्जाम में काम आती है। तो अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करेंगे, आपको ब्लूम की टेक्सोनोमी, गैग्ने की थ्योरी, ये सारी की सारी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़ी हुई है और वैसे भी हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसको हम ऑब्जेक्टिव में पढ़ लेते हैं, तो यहां से आपका एक मेजर पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ब्लूम ने ना 1956 में कॉग्निटिव डोमेन में टेक्सोनोमी को दिया था। तो इन्होंने पहले सिर्फ एक पक्ष पर काम किया जिसको कहा जाता है कॉग्निटिव डोमेन। अब यहाँ पर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कॉग्निटिव का मतलब जो होता है, मतलब अगर किसी ने मेरी सीडीपी की क्लासेस देखी होंगी तो वहां पर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। कॉग्निटिव जो है वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड से, हमारे ब्रेन से, हमारे थॉट से रिलेटेड रहता है।
तो 1956 में ब्लूम ने ब्लूम टेक्सोनोमी दी थी, उसमें इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन को दिया था। इसके बाद इनके जो आसपास जो इनके सहयोगी थे या इनके हम दोस्त कह सकते हैं, उन्होंने 2 डोमेन पर और काम किया, जिसमें से जैसे अफेक्टिव डोमेन है और साइकोमोटर डोमेन है, और उनको इसी में ही ऐड कर दिया था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए ब्लूम ने कौन से फैक्टर पर काम किया है, तो कॉग्निटिव डोमेन पर ब्लूम ने काम किया और 1956 में काम किया था। इसमें इन्होंने बताया कि शिक्षण में हमारे क्या क्या उद्देश्य होते हैं और हम उन पर किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि हमारे टीचिंग में क्या क्या एम्स होंगे, हम उस पर किस तरीके से काम कर सकते हैं, बच्चे कैसे ग्रो कर सकते हैं, उन सब पर इन्होंने काम किया था। तो इन्होंने ब्लूम की टेक्सोनोमी में हमारे पास में 3 डोमेन आते हैं। वैसे तो हम ब्लूम की टेक्सोनोमी के नाम से इनको जानते हैं, लेकिन इसमें इनके सहयोगियों का भी पूरा साथ रहा था। बट नाम किसका लिया जाता है? ब्लूम का नाम लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने शुरुआत की थी और इन्होंने सबसे बड़ा फैक्टर जो है कॉग्निटिव डोमेन दिया था, जिसको हमारा पढ़ना जरूरी है। अगर हम हिंदी की बात कर लेते हैं तो कॉग्निटिव डोमेन को हिंदी में हम संज्ञानात्मक के नाम से जानते हैं, अफेक्टिव डोमेन को हम भावनात्मक के नाम से जानते हैं, साइकोमोटर को हम क्रियात्मक के नाम से जानते हैं। ठीक है, संज्ञान का मतलब होगा जहां पर हमारा कहीं ना कहीं दिमाग का यूज होता है, हमारे ब्रेन का यूज होता है, वहां पर संज्ञानात्मक से रिलेटेड बातें आती हैं। जहां पर हमारे इमोशंस आ जाते हैं, हमारी फीलिंग्स आ जाती हैं, वो हमारे अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड होता है, हमारे इमोशंस से रिलेटेड होता है। साइकोमोटर यानी कि करके सीखना, जो एक्टिविटीज से हम सीख रहे हैं, देखकर हम सीख रहे हैं, करके सीख रहे हैं, वो सब किस में आता है? साइकोमोटर डोमेन में आता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के डोमेन किसके द्वारा दिए गए हैं? ये आपके ब्लूम की टेक्सोनोमी में दिए गए हैं। तो इसको आप याद रख सकते हैं कैप से, CAP कैप। ठीक है, तो ये ट्रिक है ब्लूम की टेक्सोनोमी याद करने की। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इन तीनों से ही पूछ लेगा कि बताइए इन तीनों मतलब ऐसे आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे और पूछा जाएगा इसमें से कौन सा जो है ब्लूम की टेक्सोनोमी में नहीं आता। तो आप कैप से याद रखेंगे, CAP कैप से आप याद रखेंगे। तो CAP कैप से आपको याद रख लेना है। ठीक है, किससे याद रखेंगे? कैप से। C से कॉग्निटिव, A से अफेक्टिव, P से साइकोमोटर। तो ये याद हो गया होगा, आ गया समझ में। इसके बाद यहाँ पर लिखा है, इन्होंने बताया कि कैसे एक लेवल से हम दूसरे लेवल तक जाते जाते हैं और कैसे हम हमारे उद्देश्यों को पूरा करते जाते हैं। आप कोई भी काम करते हैं, पहले आपका लेवल छोटा होता है, फिर आप बड़े लेवल पर जाते हैं, फिर उससे बड़े लेवल पर जाते हैं। तो ऐसे क्या करते रहते हैं, आप अपने जो एम्स हैं उनको उन तक पहुंचते रहते हैं। जैसे आपने पहले CTET में CDP पढ़ी होगी, वहां आपका बेस बना होगा। अब आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो आगे के एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसे क्या होता जाता है, आपका लेवल बढ़ता जाता है। वैसे ही इनका कहना था कि जो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक लेवल से दूसरे लेवल तक अपने उद्देश्यों को कैसे पूरा करते हैं, वो सब इसमें इंक्लूड किया गया है। हम आगे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन मैंने बताया है, ये हमारे किससे रिलेटेड होता है? ब्रेन से रिलेटेड होता है। और इस पर किसने काम किया था? ब्लूम्स ने काम किया था। ठीक है, तो काम किसने किया? कॉग्निटिव पहले वाले पर मैंने आपको बताया है, ब्लूम ने काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी थ्योरी दी गई है, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। पहले जो ये 1956 की थ्योरी है, इसको पढ़ लेते हैं, बाद में इसको रिवाइज किया था। 1956 में ब्लूम ने कॉग्निटिव डोमेन पर एक थ्योरी दी थी। ये आपके इसमें 6 फैक्टर आते हैं, 6 बातों पर इन्होंने मतलब 6 जो फैक्टर्स है उन पर काम किया था। लेकिन 2001 में ब्लूम की टैक्सोनॉमी को क्या किया गया? रिवाइज किया गया। रिवाइज करने का मतलब होता है उसको एडिट कर दिया गया। ठीक है, या उसमें कुछ चेंज किया गया। तो ये 2001 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एडरसन। इन्होंने ब्लूम की टैक्सोनॉमी को क्या कर दिया? रिवाइज करने का काम किया। बट पहले मैं आपको 1956 वाली जो ब्लूम की असली टैक्सोनॉमी थी उसको बताऊंगी। वैसे आज प्रचलन में ज्यादा आपके ये एडरसन वाली जो थ्योरी है, मतलब एडरसन की जो है टैक्सोनॉमी, वो ज्यादा फेमस है। बट हमारा दोनों को ही पढ़ना जरूरी है। ऐसा पूछा जा सकता है कि पहले जो ब्लूम ने टैक्सोनॉमी दी थी उनके अनुसार तीसरे स्तर पर क्या आता है, या 5वें स्तर पर क्या है, या 6ठे स्तर पर क्या है। फिर दोबारा आपसे पूछा जा सकता है एडरसन के अनुसार 6th स्तर पर क्या आता है, 5th स्तर पर क्या आता है, क्योंकि एडरसन ने इसमें कुछ चेंजेस भी किए थे। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो है, पहले पॉइंट पर आता है नॉलेज। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट पर क्या आएगा? यहाँ पर नॉलेज आएगी। यानी कि आपके पास फर्स्ट लेवल पर क्या है, किसी भी चीज की नॉलेज है। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, अभी बस मैं इसको पॉइंट्स में रिवाइज करा देती हूँ। पहले स्तर पर आपको नॉलेज होगी, दूसरे स्तर पर आपके पास में कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि उसकी समझ बनेगी, तीसरे स्तर पर एप्लीकेशन, आप उसे प्रयोग करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे, फिर सिंथेसिस करेंगे, इसके बाद इवेल्युएशन होगा। ठीक है, तो ये सारे क्या 6th स्तर पर इसमें क्या दिया गया है? इवेल्युएशन दिया गया है।
ठीक है, ये एडरसन वाला बाद में एक्सप्लेन करूंगी। पहले मैं आपको नॉलेज पर ले चलते हैं, फर्स्ट लेवल पर चलते हैं। फर्स्ट लेवल पर जैसे हम बच्चे की मेमोराइजेशन पर काम करेंगे, सबसे पहले जैसे छोटा बच्चा होता है, हमें उसको पढ़ाना है, तो वहां पर जो छोटा लेवल है, पहला लेवल है, उस पर हम बच्चे को क्या देते हैं, नॉलेज देने का काम करते हैं। अब फर्स्ट क्लास का बच्चा होगा, सेकंड क्लास का बच्चा होगा, उसको आप समझाने लग जाएं, उसके आप कंसेप्ट बनाने लग जाए, तो वो नहीं बन पाएंगे, अभी उसकी इतनी समझ नहीं है। वहां पर आप बच्चे को क्या करा सकते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस करा सकते हैं, कुछ याद कराना हो उसको अच्छे से याद करा सकते हैं, जैसे किसी की परिभाषा है, कोई नाम है, वो सब यहाँ पर इस लेवल पर वो फोकस्ड करके उनको मेमोराइज करके याद कर सकता है। तो यहाँ पर पहले क्या होगी, ज्ञान होगा, किसी भी चीज की नॉलेज डेवलप करने का हम काम करेंगे। ठीक है, आप भी कुछ सीखते हैं तो सबसे पहले आप भी क्या करते हैं, अब तो आपकी तो चलो एज बड़ी हो गई, आप तो उसकी समझ भी विकसित कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे कैसे होते हैं, वहां पर उन्हें इतनी ज्यादा कंसेप्ट समझने की इतनी शक्ति नहीं होती, मतलब इतना वो माइंड नहीं होता, वहां पर बच्चा जो है चीजों को याद रख सकता है। जैसे फर्स्ट सेकंड क्लास का बच्चा होगा वो मेमोराइज बहुत जल्दी कर लेगा। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड लेवल है, पहले हम उसे क्या कराएंगे, मेमोराइज कराएंगे, यानी कि ज्ञान देंगे, किसी भी चीज की नॉलेज देंगे। सेकंड में अगर हम बात करते हैं समझ की, तो यहाँ पर जैसे हमने उसे किसी चीज की नॉलेज दी, नॉलेज के बाद उसमें क्या डेवलप होगी, समझ डेवलप होने लगती है। इस लेवल पर यहाँ वह एग्जाम्पल से समझेगा, जैसे मान लो कोई दो चीजें उनमें डिफरेंस करना है, तो अब उसमें समझ आ जाएगी। जैसे यहाँ पर आपने बच्चे को नाउन की डेफिनेशन पढ़ा दी, उसने याद कर ली, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसमें क्या होगी, नाउन के प्रति समझ विकसित होगी। अब हम उसे कोई भी एग्जाम्पल देंगे तो वो यहाँ पर आसानी से समझ जाएगा कि ये क्या है, नाउन है। किसी भी दो चीजों में डिफरेंस करना होगा, आसानी से बता देगा। तो यहाँ पर इस लेवल पर, सेकंड लेवल पर कहीं ना कहीं उसकी समझ विकसित होती जाती है, चीजों को समझने का जो दायरा है वो बढ़ता जाता है। आप इसको ऐसा लगा सकते हैं, यहाँ पर आप जो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं वहां पर आपकी एक समझ विकसित हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आप डिफरेंस कर पा रहे हैं पेडागोजी में और इसके साथ साथ टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या डिफरेंस है। तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आपको पहले सीडीपी की नॉलेज थी, अब नॉलेज होने के बाद में आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पर काम किया, अब यहाँ पर आपकी एक समझ विकसित हो जाएगी कि यहाँ पर क्या बन गई, हमारी समझ बन गई। आप दोनों चीजों में आप डिफरेंस कर पा रहे हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये बस बेसिक सा एग्जांपल देकर मैं आपको समझा रही हूं। तो सेकंड लेवल पर यहाँ पर बच्चे में समझ विकसित होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रयोग की, अप्लाई की। अब यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, सीखे हुए को अप्लाई करने लगेगा। जैसे हमने टेक्स्ट बुक में बच्चे को कोई एक्सरसाइज दी है, अब उनको अपने आप से सॉल्व करने लगेगा। कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, एक्टिविटीज करेगा। ठीक है, जैसे नाउन पढ़ रहा था तो उसे डेली लाइफ में यूज करने लगेगा। अब हमने उसको नाउन पढ़ा दिया, बाद में घर आकर मेज सोफा देखेगा, किसी का नाम देखेगा, तो अपने आप समझ जाएगा कि कौन सा नाउन है। ठीक है, प्रॉपर नाउन में, कलेक्टिव नाउन में, इन सब चीजों में डिफरेंस करना आ जाएगा। तो यहाँ पर उसने क्या किया, उन चीजों को अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो सीखे हुए को अप्लाई करने लगेगा, टेक्स्ट बुक्स की एक्सरसाइज करेगा, एक्टिविटीज करेगा, वहां से सीखेगा, जो भी पढ़कर आया था उसको अप्लाई करने की कोशिश करेगा, अपने सराउंडिंग्स में जो एनवायरनमेंट है उन पर अप्लाई करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो थर्ड नंबर पर क्या आता है, अप्लाई आता है। आ गया समझ में। इसके बाद फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं, एनालाइज पर, एनालिसिस पर। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमने बच्चे को कोई कंसेप्ट सिखाना है, मतलब कंसेप्ट को क्या करेगा, टुकड़ों में करके सीखेगा। अब मान लो जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि सल्फर डाइऑक्साइड से बहुत ज्यादा वातावरण खराब हो रहा है, बहुत सारे व्हीकल्स चल रहे हैं जिससे हमारी वायु खराब हो रही है, तो बच्चा क्या कहेगा, ये किस लिए हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इससे पोल्यूशन से हो रहा है, ये सब, ये तो वायु प्रदूषण है। तो मैंने उसको 4-5 पॉइंट बताए, 4-5 पॉइंट बताने के बाद उसको समराइज करेगा और उसे एक पॉइंट में बता देगा कि ये किसका एग्जाम्पल है, वायु प्रदूषण का एग्जाम्पल है। यहां पर उसने क्या किया, कंसेप्ट को टुकड़ों में करके सीख लिया। जैसे हमने किसी चीज की 5 विशेषताएं बताई, अब वह उसका क्या कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, और एनालाइज करने के बाद में वो उसका नाम बता देता है। ठीक है, तो एनालाइज का मतलब यही होता है, कोई भी कंसेप्ट है, मान लो मैं उसको 4-5 पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाली हूँ, एंड देन उसका वो नाम बता देता है। तो उसने क्या कर लिया, यहाँ पर किसी कंसेप्ट को एनालाइज कर लिया, कंसेप्ट को टुकड़ों में बांटकर उसने सीख लिया है। ये सब क्या होता है, एनालाइज होता है, एनालिसिस होता है। ठीक है, समस्या हमने बताई, बाद में उसका नाम क्या करेगा, वो बताएगा। तो ये क्या है, एनालिसिस है, और ये कौन से स्तर पर पढ़ा है हमने, 4th स्तर पर पढ़ा है। इसके बाद 5th की बात करते हैं, सिंथेसिस की। सिंथेसिस में क्या आता है, संश्लेषण आता है। ये बिल्कुल अपोजिट है एनालिसिस के। अब आप पूछेंगे कि ये एनालिसिस के अपोजिट कैसे है, तो मैं बता देती हूँ, ये एनालिसिस के अपोजिट है क्योंकि इसमें हम क्या करने वाले हैं, बच्चे को कहेंगे कि आप वायु प्रदूषण पर 5 पंक्तियां लिख कर आए। वहां हम क्या कर रहे थे, पहले खुद से 5 पंक्तियां बता रहे थे और बच्चा क्या कर रहा था, उसका नाम बता रहा था।
सिंथेसिस में क्या करेगा, यहाँ पर हमने क्या किया, एनालिसिस से ये अपोजिट है, यहाँ पर हमने क्या करेंगे, वायु प्रदूषण का टॉपिक देंगे एंड देन बच्चा क्या करेगा, वहां पर अब सबका एक समरी सी लिख कर आएगा। तो ये क्या होता है, सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है किसी भी चीज का। हम पूछेंगे कि पोल्यूशन के 5 कारण क्या है, यही सब क्या है, एनालिसिस है। जो एनालिसिस होता है ये मतलब जो सिंथेसिस है वो एनालिसिस से क्या है, इसका जो स्तर है वो वाइड होता है, विस्तृत है। तो ये 5वां स्तर था ब्लूम की टेक्सोनोमी का। अब अगर हम 6th स्तर की बात करते हैं तो 6th स्तर पर इवैल्यूएशन आता है। सबसे हाईएस्ट लेवल पर अगर बात करें तो सबसे हाईएस्ट लेवल पर इवैल्यूएशन को रखा जाता है। इसमें ऑल ओवर जजमेंट होती है किसी बच्चे की, जो भी सीखा है उसने, क्या सीखा, उसका क्या आउटपुट आया है, वो सब किस में जाएगा, इवैल्यूएशन में जाता है। ठीक है, तो ये ब्लूम की टेक्सोनोमी में सबसे हाईएस्ट लेवल पर था। इसे हम किसके नाम से जानते हैं, इवैल्यूएशन के। तो एक बार बस मैं ड्रॉ करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अभी हमने क्या क्या पढ़ा है। तो ब्लूम की टेक्सोनोमी में 6 स्तर मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि बच्चे को क्या होगी, नॉलेज होगी, ज्ञान होगा। उसके बाद उसके पास क्या होगा, कॉम्प्रीहेंशन होगा। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन के बाद में 3rd लेवल पर हमने क्या पढ़ा था, 1 सेकेंड देख लेते हैं। 3rd लेवल पर मैंने आपको क्या बताया था, एनालिसिस तो 4th पर था, 3rd पे था प्रयोग, अप्लाई करेगा। ठीक है, 3rd लेवल पर वो क्या करने वाला है, अप्लाई करेगा। अप्लाई के बाद एनालाइज करेगा, एनालाइज के बाद में सिंथेसिस होगा, सिंथेसिस के बाद इवैल्यूएशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या है, नॉलेज है, 2nd पर कॉम्प्रीहेंसिव है, 3rd पे वो उसे अप्लाई कर रहा है, 4th पर वो एनालाइज कर रहा है, 5th पर सिंथेसिस कर रहा है और 6th पर इवैल्यूएशन हो रहा है। ठीक है, तो ये 6 स्तर किसके हैं, आपके ब्लूम की टेक्सोनोमी के हैं। ब्लूम ने ये 6 स्तर दिए हैं। इवैल्यूएशन में क्या होता है, ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है। अगर आपसे पूछा जाए, ये इवैल्यूएशन का पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में एडरसन ने इन दोनों को चेंज कर दिया था। तो आपसे पूछा जाए ब्लूम की टेक्सोनोमी में सबसे ऊपरी स्तर कौन सा है, तो आप क्या टिक करेंगे, इवैल्यूएशन जो है वो ब्लूम की टेक्सोनोमी में सबसे ऊपरी स्तर है। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 2001 में एडरसन ने इन सभी में आईएनजी ऐड करके इनको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। मतलब इनका मीनिंग तो सेम रहेगा, लेकिन वो क्या करता गया, इनके नाम में आईएनजी ऐड करता गया और इसने ऊपर के 2 स्तर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। मैंने ऊपर के स्तर में आपको बताया था कि यहाँ पर आपके जो 5th स्तर है और ये जो 6th स्तर है, 6th पर वहां पर हम क्या पढ़ रहे थे, अभी मैंने आपको बताया इवैल्यूएशन पढ़ाया। 5th पर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, सिंथेसिस पढ़ाया था। लेकिन एडरसन ने इन दोनों को क्या किया है, चेंज कर दिया है। तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि एडरसन ने यहाँ पर क्या चेंज किया है और क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर ये एडरसन की थ्योरी थी। एडरसन ने नॉलेज को किससे रिप्लेस कर दिया, रिमेंबर से, और रिमेंबर में आईएनजी ऐड किया तो क्या बन जाता है, रिमेंबरिंग बन जाता है। रिमेंबरिंग आपके नॉलेज से ही रिलेटेड है, यहाँ पर बच्चा चीजों को याद करता है। फिर उसके बाद उसकी समझ विकसित होती है, कॉम्प्रीहेंसिव होता है, उसको इसने क्या नाम दिया है, अंडरस्टैंडिंग का नाम दिया है। फिर अप्लाई में आईएनजी ऐड किया तो अप्लाइंग बन जाएगा। इसके बाद एनालाइज में आईएनजी ऐड करेंगे तो एनालाइजिंग बन जाएगा। इसके बाद जो ये मोस्ट इंपोर्टेंट 2 ऊपर वाले हैं, इसमें इसने 5th नंबर पर, वहां हम सिंथेसिस पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर इसने 5th नंबर पर इवैल्यूएटिंग कर दिया। 6th नंबर पर हम वहां पर इवैल्यूएशन पढ़ रहे थे, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इसको क्रिएटिंग से रिप्लेस किया है। तो यहाँ पर इनके द्वारा इन दोनों में चेंज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया, चेंज किया गया, ये दोनों क्या हो गई हैं, चेंज हो गए हैं। 2001 में यहाँ पर क्रिएटिविटी को इन्होंने क्या कर दिया है, हाईएस्ट लेवल दे दिया है। 1 सेकेंड में मार्कर को थोड़ा सा पतला कर लेती हूँ। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इसको क्रिएटिविटी को और क्रिएटिविटी को यहाँ पर हाईएस्ट नंबर पर दे दिया। तो 2001 में आपसे पूछा जाए तो 2001 के अनुसार यहाँ पर हाईएस्ट लेवल पर क्या आएगी, क्रिएटिंग आएगी। लेकिन ब्लूम की टेक्सोनोमी के अनुसार जो 1st नंबर पर है, मतलब ऊपरी स्तर पर है, 6th स्तर पर क्या है, इवैल्यूएटिंग है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये कॉग्निटिव डोमेन था ब्लूम की टेक्सोनोमी का, जिसको मैंने जितना अच्छे से एक्सप्लेन मैं कर सकती थी उतना अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश की, और मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब 2nd नंबर पर अफेक्टिव डोमेन को। अगर हम अफेक्टिव डोमेन की बात करते हैं और इसके साथ साथ साइकोमोटर डोमेन की बात करते हैं, तो ये ब्लूम के जो भी सहयोगी थे उनके द्वारा दिए गए। अफेक्टिव मैंने बताया था सबसे पहले, अफेक्टिव जो होता है वो हमारे कहीं ना कहीं फीलिंग्स से, हमारे इमोशंस से जुड़ा होता है, हमारे भावनात्मक स्तर से जुड़ा होता है।
तो पहले स्तर की बात करते हैं, तो पहले स्तर में यहाँ क्या लिखा है मैंने, रिसीविंग लिखा है, ठीक है। तो रिसीविंग की बात करते हैं, तो रिसीविंग में आएगा ग्रहण करना। सबसे पहले आप मान लो कुछ सुनते हैं तो आपने क्या किया, उस चीज को ग्रहण कर लिया। मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप क्या कर रहे हैं, लिसन कर रहे हैं, है ना। कोई भी चैप्टर आपने स्टार्ट किया है तो उस पर आप ध्यान दे रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, उसको रिसीव कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्तर पर क्या आएगा, रिसीव आएगा, यानी कि आपने क्या किया, उसको रिसीव किया है, ग्रहण किया है। और बच्चा क्या कर रहा है, उसको ध्यान से सुन रहा है, ध्यान से सुन रहे हो। इसके बाद आप क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, अनुक्रिया करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। अब मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, है ना, तो आप क्या कर रहे हैं, उससे सुन रहे हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, मान लो मैं पूछूंगी आपको समझ में आ गया, तो आप क्या कहेंगे, हाँ हमें समझ में आ रहा है। या मान लो मैंने आपसे आकर प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, आपसे पूछा, तो आपने क्या किया, उसमें रिस्पॉन्ड किया है, ठीक है। पढ़ाते समय आप क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आप उसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट है। तो रिस्पॉन्डिंग की प्रक्रिया जो है वो आपको एक पार्टिसिपेटिंग बनाती है। पढ़ाते समय आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है, मैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चन मतलब प्रीवियस नॉलेज से आपसे कुछ पूछती हूँ, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और वहीं पर क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं वैल्यूइंग की, यानी कि मूल्यन, ठीक है, आप इसमें इन्वॉल्व हैं। अब आप मान लो आपको मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ, पढ़ाया मैंने आपको, इसकी वजह से मान लो आप पढ़ते गए तो आप उसमें क्या होने लगे, इन्वॉल्व होने लगे, और आपका उसमें इंटरेस्ट बनने लगेगा, तो आप उस काम की क्या करेंगे, वैल्यू करते जाएंगे। जैसे मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ, आप डेली कहते हैं क्लास लो, तो इसका मतलब क्या है कि आप उसकी क्या कर रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं, आप उसमें इन्वॉल्व हैं, आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो थर्ड नंबर पर क्या है, वैल्यूइंग करेंगे। अब यहाँ आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, तो आप उसे मोटिवेट, इन्वॉल्व हो जाएंगे और उसे रिलेट करेंगे, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर पर क्या है, वैल्यूइंग है, जो अफेक्टिव डोमेन का तीसरा स्तर है। इसके बाद यहाँ पर है कंसेप्चुअलाइजेशन, यानी कि संप्रतीकरण, यानी कि पहचानना। यहाँ पर आपके जो कंसेप्ट है वो बिल्ड होंगे, तो ये कंसेप्चुअलाइजेशन है। आपको टीचर के बारे में पता, ये बस एग्जाम्पल, इसको मत पढ़ना, ठीक है। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन, व्यवस्था। अब आपने जो कंसेप्ट अपना बिल्ड किया है, मान लो आपके माइंड में कोई भी कंसेप्ट बना है, तो आप उसको क्या करते जाएंगे, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने माइंड में ऑर्गेनाइज तरीके से उसे रखते जाएंगे, ठीक है। जैसे आज आपने ये चैप्टर पढ़ा, कल ये पढ़ा, आपके माइंड में क्या होता गया, वो एक तरीके से ऑर्गेनाइज होता गया, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन होगा, व्यवस्था होगी। इसके बाद कैरेक्टराइजेशन, मूल्यों का चरित्रीकरण। अब मान लो आपने कोई भी कुछ भी काम कर रहे हैं आप, ठीक है। मान लो जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मुझे क्या हो गई, उस काम की नॉलेज हो गई, अब मेरा उसमें मन लगने लगा, इसके यही मेरा क्या बनता गया, कैरेक्टराइजेशन बनता गया, मूल्यों का चरित्रीकरण होता गया, ठीक है। मुझे इसका प्रोसेस पता लग गया कि मुझे यहाँ तक कैसे पहुंचना है, कितनी नॉलेज है, कैसे समझा सकती हूँ, तो ये सब क्या हो गया, कैरेक्टराइजेशन हम इसे कह सकते हैं। पढ़ाते पढ़ाते आपको प्रोसेस मालूम हो जाता है, धीरे धीरे आपको उसकी पूरी नॉलेज हो जाती है, यही सब क्या है, कैरेक्टराइजेशन है। जैसे आपने मान लो जैसे आपने 2-3 एग्जाम क्लियर कर लिए, ठीक है, आपके 2-3 एग्जाम अच्छे से क्लियर हो गए, इसके बाद आपको क्या पता लगेगा, एग्जाम क्रैक करने का पैटर्न पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, कैरेक्टराइजेशन होता है। तो यही एग्जाम्पल मैंने लिखा था। इसके बाद मैं आपको पढ़ा देती हूँ साइकोमोटर डोमेन, जो आपका थर्ड डोमेन है। इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले है इमिटिएशन। यहाँ पर जो साइकोमोटर डोमेन है वो बच्चा यहाँ पर क्या करता है, इमिटिएशन करता है, यानी कि अनुकरण करता है। इसी को स्टिमुलेशन कहते हैं, यानी कि आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो है वो दूसरों को देखकर सीखते हैं, तो यही क्या होता है, इमिटिएशन होता है, यानी कि यहाँ पर हम किसी का अनुकरण करके सीख रहे हैं। अब मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने ये कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, मैंने किसी न किसी का अनुकरण किया होगा, तो ये क्या होता है, इमिटिएशन होता है, दूसरों को देखकर हम कितना सीख रहे हैं। इसको हम नकल नहीं कह सकते, ये इमिटिएशन अलग होता है, यहाँ पर ये पॉजिटिव सेंस देता है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, बड़ों को देखकर सीखते हैं, दूसरों को देखकर सीखते हैं, तो ये क्या होगा, इमिटिएशन होगा, और ये क्रियात्मक स्तर में जाएगा। इसके बाद है मैनिपुलेशन। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करेगा, चीजों को एक्सपेरिमेंट करके सीखेगा। इसके बाद है प्रियूजन। प्रियूजन होता है कंट्रोल करना या नियंत्रण करना, जो भी सीख रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा चलना सीखता है, पहले छोटा बच्चा है वो चलना सीखा, ठीक है, मान लो पहले उसका कंट्रोल नहीं था अपनी बॉडी पर, वो गिर जाता था, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते वो क्या होने लगा, पूरी तरीके से चलने लगेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, उसके यहाँ पर नियंत्रण हो गया उसका अपनी बॉडी पर, तो यहाँ पर वो कंट्रोल करना सीख जाता है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकुलेशन की बात करते हैं, समन्वय बनाएगा और उसमें
उसमें सटीकता आ जाएगी। जैसे मान लो अब यहाँ पर वो बच्चा राइटिंग कर रहा है, यहाँ पर लिख रहा है, पहले हम उसे लिखना सिखा रहे थे, उसे पेंसिल भी पकड़ना नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे वो पेंसिल से लिखना सीख गया। अब उसकी लिखने में क्या आ जाएगी, सटीकता आ जाएगी, मतलब अब वो अच्छे से लिख पाएगा, अपने यहाँ पर क्या कर पाएगा, समन्वय स्थापित कर पाएगा। तो यही क्या है, आर्टिकुलेशन है। ठीक है, राइटिंग करेगा, धीरे धीरे उसमें क्या आने लगेगी, सटीकता आने लगेगी। इसके बाद हम 5th स्तर पर चलते हैं, नेचुरलाइजेशन यानी कि स्वाभाविकरण। यहाँ पर बच्चे नए कौशल सीखेगा, जैसे मान लो उसको चलना आता है, दौड़ना आता है, भागना आता है, इनके बेसिस पर हम उसे क्या सिखा सकते हैं, जैसे वो स्विमिंग करना सीख सकता है, क्योंकि उसके सारे के सारे जो मतलब काम है, जैसे चलना, भागना, दौड़ना सब सीख चुका है, तो अब हम उसे क्या सिखा सकते हैं, स्विमिंग सिखा सकते हैं। यही क्या होता है, नेचुरलाइजेशन होता है, स्वाभाविकरण होता है, यहाँ पर वो नए कौशल सीखता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो यहां तक ये आपकी ब्लूम की टेक्सोनोमी जो है ये कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो ये किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो सभी में ही पूछी जाएगी। आपको ये नहीं देखना है कि हमारे एग्जाम में आएगी नहीं आएगी, पता नहीं हमें पढ़नी है नहीं पढ़नी। आप कोई भी टीचिंग एग्जाम दे, आपको ब्लूम की टेक्सोनोमी पढ़नी ही पढ़नी है। सीटेट के लिए भी आपको ये थ्योरी जो है पढ़नी पड़ती है, तो ब्लूम की टेक्सोनोमी को नहीं भूलना है। हर टीचिंग एग्जाम में ब्लूम की टेक्सोनोमी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मानकर पढ़ना है, और ये आपका टीचिंग का ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो थे टीचिंग के, वो ब्लूम की टेक्सोनोमी से हमने पढ़ लिए हैं, और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं गैगने की थ्योरी। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। इसके बाद चले हम नेक्स्ट पॉइंट पर, अब बोर तो नहीं हो गए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं गैगने। ठीक है, तो गैगने के बारे में पढ़ लेते हैं। इन्होंने भी जो लर्निंग है उसके कितने टाइप दिए थे, 8 टाइप दिए थे। आप ऐसा करना, जो मैं कराती जा रही हूँ उसको एक शॉर्ट नोट बनाकर लिखते जाना, बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो गैगने की बात कर लेते हैं। गैगने, इसने लर्निंग के कितने टाइप दिए हैं, 8 टाइप्स दिए हैं। अब हम उन 8 टाइप्स को भी जान लेते हैं। इसकी थ्योरी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस समझने की नीड है, और बहुत ईजी सी है। जैसे ब्लूम की टेक्सोनोमी थोड़ी सी लेंथी है, वहां रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, रिवाइज्ड की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये सिंपल सी फॉर्म में है, और ये बहुत आसान तरीके से आपको समझ में भी आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने लर्निंग के कितने टाइप दिए हैं, गैगने की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने लर्निंग के 8 टाइप दिए हैं, 8 प्रकार की बात की है। सबसे पहला पॉइंट जो है, इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है सांकेतिक, यानी कि सिग्नल। बच्चा जो है वो किससे सीखता है, सिग्नल वे में सीखता है, यानी कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रतीक, संकेतों के माध्यम से सिखाने का प्रयास करते हैं। पहले की क्लासिकल कंडीशनिंग जैसा होता है, मतलब जो ये सिग्नल वाला तरीका है, ये क्या है, पहले की जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी, यहाँ पर पहले ने कहा था कि हम क्या करेंगे, बच्चे के माइंड की कंडीशनिंग करेंगे और उसे वैसा बना देंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये सिग्नल जो है पहले की क्लासिकल कंडीशनिंग से मैच खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लो ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक लाइट हमने उसे सिखाया तो नहीं। अब यहाँ पर जैसे मान लो आप जा रहे हैं, ठीक है, आप रेड लाइट पर रुक जाते हैं, तो यहाँ पर क्या, वो वहां क्यों रुकते हैं, क्योंकि आपके माइंड की वैसे कंडीशनिंग की गई है। तो ट्रैफिक लाइट को देखकर हम वहां पर रुक जाएंगे, कोई भी रिएक्ट करेंगे, रेड लाइट को देखकर रुकेंगे, तो वो क्या है, हमारी कहीं ना कहीं माइंड की वैसी कंडीशनिंग हुई है कि रेड लाइट को देखकर रुकना है, तो हम वहां रुकेंगे, तो वो क्या है, कंडीशनिंग है। हमने सिग्नल को देखकर क्या किया है, सीखा है, तो ये क्या है, सिग्नल, सांकेतिक सीखना है। इसके बाद सेकंड स्तर इन्होंने दिया था स्टिमुलेंस रिस्पॉन्स, यानी कि SR थ्योरी। अगर हमें मान लो कोई रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, तो हम कोई क्रिया कर रहे हैं, जैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रहा है तो हम पॉजिटिव काम कर रहे हैं, पॉजिटिव काम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अगर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिल रहा है तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो रुकता जा रहा है। तो ये स्टिमुलेंस रिस्पॉन्स थ्योरी या SR थ्योरी स्कीनर के द्वारा दी गई थी, उद्दीपक अनुक्रिया। तो ये गैगने के दूसरे स्तर पर आती है। ठीक है, इसके बाद है चेनिंग से सीखना, सरल श्रृंखला से सीखना। मान लो आपका कोई कंसेप्ट बना हुआ है, उसी के ऊपर आप दूसरा कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, वहां से क्या बनती जा रही है, चेन बनती जा रही है। मान लो आपने साइकिल आती है आपको, साइकिल से आपने स्कूटी सीख ली, स्कूटी से आप कार सीखेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्या करते गए आप, एक कंसेप्ट से दूसरे कंसेप्ट से दूसरे से तीसरे कंसेप्ट पर चलते गए, और वहां पर चेन बनती जाएगी। इसके बाद है वर्बल, यानी वर्ड्स के माध्यम से सीखना। डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि आप चीजों के बीच में विभेद कर पाएंगे, फिर वहां पर कंसेप्ट बनेंगे, फिर सिद्धांत तक जाएंगे। वन सेकेंड रुक जाइए,
एक मिनट, ठीक है। अब आगे तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है। और इसके बाद ऊपर सबसे ऊपर का जो पॉइंट है वो है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का। तो इनको भी एक बार हम एक्सप्लेन करके पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया, सिग्नल से सीखेंगे। सेकेंड है SR उद्दीपक वाला। यहाँ आपके पास कोई रीइंफोर्समेंस है तो आप काम कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई रीइंफोर्समेंस नहीं होगा तो आप उसे रोक देंगे, नेगेटिव रीइंफोर्समेंस होगा तो आप उतना आगे नहीं जा पाएंगे। तो ये SR उद्दीपक है। इसके बाद चेनिंग वाला मैंने आपको बताया, एक कंसेप्ट से हम दूसरे कंसेप्ट पर जा रहे हैं। जैसे हमें साइकिल आती है तो हमने स्कूटी सीख लिया, तो ये चेन बनती जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 4th नंबर पर लिखा है वर्बल एसोसिएशन। वर्बल एसोसिएशन जो है ये वर्ड से रिलेटेड होता है, वर्ड से हम सीखते हैं। डिस्क्रिमिनेशन में हम चीजों में भी भेद कर पा रहे हैं, डिफरेंस पता कर पा रहे हैं। कंसेप्ट में हमारी यहाँ पर समझ बन गई है। मान लो मैंने आपके सामने लाइब्रेरी का नाम लिया, लाइब्रेरी का नाम लेते ही आपके माइंड में लाइब्रेरी का पूरा व्यू आ जाएगा कि लाइब्रेरी कैसी होती है, बच्चे बैठकर पढ़ते हैं, इतनी शांति होती है। तो ये कंसेप्ट बना हुआ है आपका। इसके बाद है प्रिंसिपल। जैसे बहुत सारे लॉज हैं, थ्योरीज हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है, तो ये क्या बन गए, आपके सिद्धांत बन गए। इसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपके पास कोई भी समस्या है, आप क्या कर रहे हैं, इन स्टेजेस में समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो ये क्या थे, गैगने की यहाँ पर 8 लर्निंग स्टेजेस थी जो कि आपकी इंपॉर्टेंट थी और जो मैंने आपको करा दी है। तो ये क्या है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव थे आपके टीचिंग के जो हमने पढ़ लिए हैं। कल की क्लास हमारी नेक्स्ट टॉपिक में रहेगी टीचिंग एप्टीट्यूड की, ठीक है। इससे नेक्स्ट पढ़ाने वाली हूं मैं आपको, तो क्लास के साथ बने रहिएगा और इस क्लास को अच्छे से देख लेना, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में इस क्लास में से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे कल की क्लास में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। अगर मान लो कोई आपका नोन है, कोई किसी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप उसे हमारे चैनल के साथ में भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक चैनल के साथ बने रहें। और संडे को देखने को मिलेंगे आपको अक्टूबर के कंप्लीट करंट अफेयर्स, जिसमें मैंने आपको सितंबर के तो करा दिए थे, अक्टूबर की और करा दूंगी एंड देन उनको भी ऐप में ऐड करा दूंगी, ठीक है। अगर मान लो किसी को नोट्स चाहिए हैं, अब मैं बता देती हूँ कौन से नोट्स आप बार बार पूछते रहते हैं कि ये भी ऐड होगा, वो भी ऐड होगा, ऐसे ऐड होगा। वो कुछ ऐड नहीं होने वाला है, जो वहां पर मैंने दिया है, जो मैंने आपको बताया है, ओनली वही ऐड होगा, ठीक है। तो उसमें आपके SST रहेगी, मैंने पहले भी बताया था तो दोबारा बता देती हूँ, आप कमेंट करते हैं। तो SST में आपके हिस्ट्री रहेगी, हिस्ट्री में आपके मॉडर्न हिस्ट्री रहने वाली है। और यहाँ पर हिस्ट्री के अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसमें पॉलिटी रहेगी, इंडियन पॉलिटी रहने वाली है, कंप्लीट रहेगी पॉलिटी, ये दोनों कंप्लीट है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के भी कुछ टॉपिक ऐड है और जियोग्राफी के भी कुछ टॉपिक्स मैंने उसमें ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो ये सब रहने वाला है। इसके साथ साथ अब मैं बता देती हूँ, इसके साथ साथ आपको वहां क्या मिलेगा, स्टैटिक जीके कंप्लीट है वहां। इसके साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका करंट अफेयर था अगस्त तक का, टॉपिक वाइज मैंने करा रखा है, वो भी इसी फोल्डर में मिलेगा। इसके अलावा आपको सितंबर मंथ की मंथली करंट अफेयर, अक्टूबर का, नवंबर का और दिसंबर का। सितंबर का मैंने वहां ऐड करा दिया, अक्टूबर का कराऊंगी तो वहां ऐड करा दूंगी, ऐसे ही नवंबर दिसंबर का भी ऐड करा दूंगी। तो यहां तक का जितना सिलेबस मैंने आपको बताया, ये सारा का सारा एग्जाम फैक्ट एकेडमी ऐप है एक, वहां पर PDF बैच के नाम से आपको ये फोल्डर मिलेगा। 99 रुपीज में अवेलेबल हो रहा है, अगर किसी को परचेज करना हो तो वो कर सकता है, ठीक है। तो यही ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे आपको वहां पर अवेलेबल होने वाले हैं। तो अगर किसी ने परचेज नहीं किया है तो आप वहां पर जाकर इन्हें परचेज कर सकते हैं। एग्जाम फैक्ट एकेडमी ऐप है, ठीक है ना, प्ले स्टोर में जाएंगे तो अपने आप आपको ऊपर ही शो हो जाएगी। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।